नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्कर्स फ्रंट यूपी के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी। दिनकर जी, आपका हस्तक्षेप में स्वागत है। जी नमस्कार अमलेंदु भाई, कैसे हैं? बस दुआ आपकी, बढ़िया है। मित्रों, इस समय महामारी कोविड-19 फैली हुई है और वैश्विक महामारी है ये, और कई देशों में लॉकडाउन है। भारत में भी लॉकडाउन किया गया, लेकिन भारत में जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये लॉकडाउन जो है किस तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया, या ये कहिए कि जिस उद्देश्य की घोषणा की गई थी लॉकडाउन लागू करने के लिए, वो उद्देश्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन इस महामारी के बीच भी इस सरकार का जो अपना आर्थिक एजेंडा था उस पर ये सरकार लगातार काम करती रही, और इस सरकार ने इस महामारी के बीच में भी इस देश के निजीकरण की तरफ जो है लंबे कदम बढ़ाए। ऐसे समय में जब विपक्ष बंद है अपने घरों में, जनता अपने घरों में बंद है, लेकिन ये सरकार जो है अपने एजेंडे पे लगातार दौड़ रही है, और इस सरकार को इस देश में जो महामारी फैल रही है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर जो इसका निजीकरण का एजेंडा है वो सरपट दौड़ रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है और इस बिल को जनता के सामने रखा गया है बहस के लिए, और ये एक तरीके से बिजली के निजीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। बिजली कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी इस 1 जून को काला दिवस मनाने जा रहे हैं। दिनकर जी, चूंकि आप बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर के और बिजली कर्मचारियों की लड़ाई को लेकर के, खासतौर से बिजली के निजीकरण के खिलाफ एक लंबे समय से आप आंदोलन रहे हैं, तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए अमलेंदु भाई, मैं पहले एक लाइन में ये कहना चाहता हूं कि बिजली का निजीकरण राष्ट्रद्रोह है। और मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब ये मुल्क आजाद हुआ तो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित करने का काम पंडित नेहरू जी ने किया था जी। और इसलिए किया था क्योंकि देश के जो पूंजीपति थे उनको अपने कल कारखानों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी। जी। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। सोनभद्र जिले में आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध रिहंद बांध बना हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। वो रिहंद बांध इसलिए बनाया गया था क्योंकि बिरला साहब को वहां एल्युमिनियम का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हिंडाल्को स्थापित करना था। जी। और उससे जो उत्पादित बिजली है, जी। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि 2 पैसा प्रति यूनिट वो बिजली भारत सरकार ने बिरला साहब को दी थी। जी। और उसका भी पैसा, जी। वो भी जो पैसा था उसका भी भुगतान बिरला साहब ने नहीं किया, और जब वसूली की नोटिस आई तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक वह लड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली बिजली आधुनिक युग में जनता के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक साधन है। जी। और इसका निजीकरण करना या इसको निजी कंपनियों को सौंपना, यह पूरे तौर पर मैं समझता हूं कि राष्ट्र विरोधी कदम है, जन विरोधी कदम है, मजदूर विरोधी कदम है, किसान विरोधी कदम है, और आम आदमी के खिलाफ ये जाता है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। आप जानते हैं सन 1991 में कांग्रेस ने नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियां थीं, जिनको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियां कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ और देश में एक बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्रों ने निर्मित किया। बाद के दौर में जिसको आगे बढ़ाते हुए इंदिरा जी ने कोयला का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। यह जो नेहरू जी का या डॉक्टर अंबेडकर का
या गांधी जी का, इन सब लोगों का ये जो रास्ता था इस देश को बनाने का, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी आप देखें, आज भी देश का सबसे बेहतर अस्पताल मेदांता नहीं, एम्स है। जी हाँ, जी हाँ। वहां बड़े से बड़े लोगों को जाके अपना इलाज वो एम्स में कराते हैं, मेदांता में नहीं कराते। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के बड़े बड़े राजनेता भी एम्स में ही जाके अपना इलाज कराने को बेहतर मानते हैं। तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र का खड़ा किया गया। हालांकि यह भी एक सच है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ, नौकरशाही भी फली फूली, उसने भी कमाया। बावजूद इसके मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस रास्ते को कांग्रेस ने ही तिलांजलि दे दी 1991 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और आप देखें, नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री। जी जी, वित्त मंत्री थे, और वही आर्टिकुलेटर थे नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों के। इस रास्ते ने आपके सार्वजनिक क्षेत्रों की बर्बादी का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल सही बात। और धीरे धीरे जो बिजली का क्षेत्र था, कोयला का क्षेत्र था, या अन्य जो भी क्षेत्र थे, तेल से लेके, और मैं तो उस दौर में उस आंदोलन का गवाह रहा हूं, उसका कार्यकर्ता रहा हूं, लीडर रहा हूं। आप देखेंगे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में, भारत की अगर किसी एक क्षेत्र में मोनोपोली हुआ करती थी तो वह था सूती धागा। और भारत की एनटीसी और बीआईसी की मिले, उत्तर प्रदेश कारपोरेशन की मिले, यह सारी मिले हिंदुस्तान का जो सूती यार्न बनाती थी, उस यार्न को विदेश में बेचती थी, और बड़ी समृद्ध वह कंपनियां थी। तो उस आंदोलन का मैं गवाह रहा हूं, सिर्फ मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के फायदे के लिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री कपड़े में आ रही थी और कृत्रिम यार्न उसका मार्केट में सप्लाई होना था, पूरी की पूरी उस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया। कानपुर में आप जान के आश्चर्य करेंगे कि 10 साल तक बैठा के मजदूरों को पूरी तनख्वाह दी गई, और बाद में 2003 में यह आदेश हो गया कि इन फैक्ट्रियों को हम वाइंड अप करेंगे, और 48 घंटे के अंदर सारे मजदूरों को वीआरएस देके नौकरी से निकाल के खत्म कर दिया गया। महाराष्ट्र वगैरह में तो करोड़ों की वो संपत्ति, सिर्फ जमीनें ही, बिल्डिंग छोड़ दीजिए, जमीनें ही अरबों खरबों की थी, वो सरकार ने दे दी। ये रास्ता जो आगे बढ़ा, बाद के दौर में ये बिजली क्षेत्र में आया। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। 13 दिन की अटल बिहारी जी की सरकार बनी थी, शायद 1996 या 96 में। अंतिम दिन, जिस दिन सरकार जाने वाली थी, उस दिन एक काउंटर गारंटी साइन हुई, और वो किसके लिए साइन हुई? वो एनरॉन के लिए साइन हुई। और एनरॉन को ये कहा गया कि अगर तुमको कोई लॉस होगा तो भारत सरकार उस लॉस को कंपनसेट करेगी। बाद में आप जानते हैं 1998 में परिवर्तन किए गए, तब भी अटल बिहारी जी की सरकार थी। और 2000 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश बिजली उसको तोड़ दिया गया, 3 भागों में, 4 भागों में उसको बांट दिया गया। उस समय मजदूरों ने स्ट्राइक की थी, और मुझे याद है, मैं उस आंदोलन में शामिल था, तो मुझे ये याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हेडिंग लगाई थी, 99 पर हिट विकेट। 25 जनवरी की रात को एक समझौता हुआ, क्योंकि अगले दिन 26 जनवरी थी, और ऑल इंडिया लेवल पे यह कॉल दिया गया था कि अगर ये स्ट्राइक 26 जनवरी तक चली तो 27 जनवरी को पूरे देश में बिजली के जो इंजीनियर्स थे या कर्मचारी थे, वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो 25 जनवरी की रात को समझौता हुआ, और अगले दिन, चूंकि 26
को जो अखबार आया था उसकी हेडिंग थी फ्रंट पेज की 99 पे हिट विकेट। माने खुद ही, अब आप समझ सकते हैं इसका क्या आशय है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो निजीकरण का रास्ता है, इस रास्ते पर सत्ताधारी जो दल हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, सबकी सहमति रही है। आपको मैं बताऊं कि मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और आगरा का जो टोरेंट पावर है उस आगरा के बिजली क्षेत्र का निजीकरण किसी और सरकार ने नहीं, मुलायम सिंह जी की सरकार ने किया था। चीनी मिलें भी बेची गई, मायावती जी के भी समय बेची गई, जो उत्तर प्रदेश की कोऑपरेटिव की चीनी मिलें थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनपरा सी का जो प्रोजेक्ट था, इसका भी निजीकरण मुलायम सिंह जी करना चाहते थे। और आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले अडानी को देने की योजना थी, और इसके खिलाफ विद्युत संघर्ष समिति ने का जो कर्मचारियों का संगठन है उसने कॉल दिया था, और यह कहा था कि अगर बल प्रयोग हुआ तो हम हड़ताल में चले जाएंगे। मैं खुद और मेरे साथ उस समय हमने एक श्रमिक सॉलिडरिटी फोरम बनाया था, उसके संयोजक थे इंजीनियर दुर्गा प्रसाद जी। हम अनपरा के गेट पे अनशन पे बैठे थे उसके खिलाफ। और आज जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जूनियर इंजीनियर संगठन के गोपाल पटेल जी, वो सब हमारे मित्र हैं, उस दौर के गवाह हैं, उस बात को जानते हैं कि हमने अनशन के जरिए मुलायम सिंह की सरकार को पीछे ढकेल दिया, और हम अनपरा के गेट पे बैठ गए और हमने कहा, पुलिस की करीब 1000 लोगों की मार्च हुआ था, और पुलिस ने कहा कि आप हट जाइए दिनकर जी। तो मैंने यही कहा था कि एक ही शर्त पे हटूंगा कि आप मुझे गोली मार दीजिए, अगर मुझे आप गोली मार देंगे तो आप अंबानी के लोगों को अनपरा में प्रवेश करा पाएंगे। और अल्टीमेटली मुलायम सिंह की सरकार को पीछे हटना पड़ा। रॉबर्ट्सगंज की उसके बाद चुनाव हुआ, जस्ट रॉबर्ट्सगंज की सभा थी, मायावती जी आई, और मायावती जी से अखबार वालों ने ये प्रश्न पूछा कि भाई आपकी सरकार आएगी तो क्या आप अनपरा सी का निजीकरण करेंगी? मैं आपको एक तथ्य पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनपरा सी का जो प्लांट है उसमें 1200 करोड़ की कॉमन एक्सलरीज बनी हुई थी, पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी। मायावती जी ने कहा कि नहीं, कतई नहीं, हमारी सरकार आएगी हम इसको नहीं करेंगे। और जैसे ही मायावती जी आई तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस कंपनी को मायावती जी की सरकार ने बिजली का टेंडर दे दिया जिसका थर्मल पावर बनाने में कोई योगदान नहीं था। माने जो विंड एनर्जी, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में, मेरी मेमोरी में है कि 17 या 18 मेगावाट विंड एनर्जी, आप जानते हैं बहुत कम मात्रा में बन पाती है, वो लैंड को कोंडापल्ली को अनपरा ओबरासी दे दी गई। और लॉजिक क्या दिया गया? लॉजिक ये दिया गया कि सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार कहां से पैसा देगी, और 1200 करोड़ की कॉमन एक्सलरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई उनको। बाद में क्या होता है साहब, वही सरकार जो ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ओबरासी नहीं, अनपरासी नहीं बना पाएंगे, वही सरकार राखड़ को पाट के राखड़ बांध पर अनपरा डी का प्लांट बनाती है, उसके लिए उसके पास पैसा है। अब आप सोचिए कि उत्तर की क्या हालत इस उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो नैतिक बल आज इन दलों के पास नहीं है कि ये मोदी सरकार का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसका विरोध कर सके। मैं आना चाहता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को तबाह करने में मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव और कल्याण सिंह, इन चारों का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आज जितना प्रवासी मजदूर जो आप बाहर देख रहे हैं वो सब इन लोगों की बहुत बड़ी इनकी देन है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ चीनी मिलों को बर्बाद किया गया, हैंडलूम को बर्बाद किया गया, वो सब इन सरकारों की शय पर किया गया।
तो ये मतलब बड़ा इनका योगदान है और इसीलिए ये सब खामोश भी है, मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं, इनका, मैं ये कह रहा हूं कि इनका नैतिक बल नहीं है। जी। और आज जब मोदी सरकार ये कर रही है तो ये किस मुंह से इसका विरोध करेंगे? क्योंकि इन्होंने तो वही कर्म किया है निजीकरण करने का, उसी रास्ते को आगे बढ़ाया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, इससे क्या लॉस होगा? इससे सबसे बड़ा लॉस जो होगा, आप समझिए कि 10 रुपया प्रति यूनिट बिजली हमारे किसानों को खरीदनी पड़ेगी। जी। क्योंकि सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को इस बिल के जरिए खत्म किया जा रहा है। अभी होता क्या है कि हम जितने में बिजली परचेस करते हैं, उससे कम रेट पे हम अपने किसानों, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, तो हम किसानों को देते हैं या हम आम नागरिकों को देते हैं, और उसको हम कंपनसेट करते हैं कॉमर्शियल का चार्ज बढ़ा के, इंडस्ट्रियलिस्ट का चार्ज बढ़ा के। अब उल्टा हो जाएगा, अब किसान से पेमेंट लिया जाएगा, अब आम नागरिकों से पेमेंट लिया जाएगा। तो आप इसका मतलब समझिए कि एक चीज यह होने जा रही है कि बहुत ही महंगी बिजली होगी। और सरकार की एक योजना थी, उसका देखिए मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, शायद उज्ज्वला या ऐसे करके कोई नाम था, जिसमें फ्री ऑफ कास्ट इन्होंने बीपीएल श्रेणी के लोगों को बिजली कनेक्शन दिया था। आप एक तरफ फ्री ऑफ कास्ट देने, बिजली कनेक्शन देने की बड़ी बड़ी बात कहते हैं, एक तरफ आप प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना और क्या क्या, जबकि वो कोई चीज नई नहीं है। राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पे आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के भी टाइम में विद्युतीकरण हो रहा था। जी। अभी भी हम देखते हैं सोनभद्र जैसा जिला, जहां मेरे ख्याल से 40% देश की, 40% से ज्यादा देश की बिजली उत्पादित होती है, उस पूरे सिंगरौली से लेके सोनभद्र वाले बेल्ट से, वहां के गांव में अभी भी बिजली नहीं है। बगल में सोनभद्र अनपरा पावर प्लांट के बगल के जो गांव हैं, कुलडोमरी के, आपके जो भाट के क्षेत्रों के, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं गया है। तो यह एक जमीनी हकीकत है, ऊपर बातें आप चाहे जो भी करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला नुकसान तो यह होने जा रहा है कि गरीब आदमी के हाथ से बिजली चली जाएगी, और जाएगी किसके पास? वो जो आदमी है वो बिजली परचेज ही नहीं कर पाएगा, इतनी महंगी बिजली का टैरिफ होने जा रहा है। दूसरा, आप पूरा निजीकरण के लिए रास्ता खोल देंगे वितरण का। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। उड़ीसा में पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण हो गया, कर दिया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, और उड़ीसा में तूफान आया, साइक्लोन आया, आप जानते हैं। जब वह साइक्लोन आया उड़ीसा में, तो पूरा बिजली की व्यवस्था का तार, पोल, ट्रांसफार्मर सब उखड़ गए। जब मेंटेनेंस की बात आई तो जिस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी ने कहा कि साहब आपसे हमारा टेंडर वितरण का हुआ था, मेंटेनेंस का तो नहीं हुआ था, हम क्यों इसको बनाएंगे। और फोर्स होके उड़ीसा सरकार को, जो पब्लिक सेक्टर के लोग थे, उनको लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कराना पड़ा। तो आप समझिए कि आप अगर वितरण का अधिकार दे रहे हैं उनको, तो क्या हालत होगी अगर कल कोई विपत्ति आ जाती है देश के सामने। ये निजी कंपनियां उस विपत्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार अपने को बड़ा राष्ट्रभक्त सरकार कहती है, आरएसएस बीजेपी वाले बड़ा राष्ट्रभक्त कहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैं देखता हूं कि आमतौर पे ये आग उगलते हैं, जब सुनिए तब आग उगलते हैं। एक इनके बड़े प्रिय मित्र हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, गौतम अडानी साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी। गौतम अडानी साहब 2014 में पाकिस्तान की यात्रा पे जाते हैं, अप्रैल 25 अप्रैल 2014 में। जी। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में अक्टूबर 21, 2015 की खबर आपको बता रहा हूं, और उसमें पाकिस्तान की असेंबली का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, जो साथी चाहें उसको सर्च करके देख सकते हैं। पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने
13 अक्टूबर को अपने भाषण में यह बात कही कि भारत सरकार के अडानी साहब हमारे यहाँ आए थे और एक जगह है कच्छ गुजरात में, जहां 4000 मेगावाट का प्लांट अडानी साहब लगा रहे थे और उस प्लांट की बिजली वह पाकिस्तान सप्लाई करना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा नजदीक था, इसलिए वो गए थे। और उसके बाद जब मोदी जी की सरकार बनी तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। वो किस लिए बुलाया गया था? वो इसीलिए बुलाया गया था ताकि अडानी साहब की ये डील पक्की हो सके। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2017 में 25 अप्रैल को, मैं नहीं कह रहा हूं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय अमरिंदर सिंह, इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है जिसकी हेडिंग है पीएम मोदी परमिट सप्लाई सरप्लस पावर सेल टू पाकिस्तान। ये अमरिंदर सिंह ने कहा है और ये इकोनॉमिक टाइम्स 25 अप्रैल 2017 में छपा है। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस में 21 मई 2014 की रिपोर्ट है जिसमें विस्तार से बताया है कि कैसे 10,000 मेगावाट पावर प्लांट अडानी साहब लगाना चाहते हैं और उसमें एक कक्ष है और कक्ष की बिजली पाकिस्तान को वो देना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड ने खबर लगाई है इन्हीं अडानी साहब के खिलाफ कि 2010 में सीबीआई ने कोयला चोरी में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई। और आपको याद होगा कि एक बार अरब कंट्रीज से लौटते समय देश में बिना किसी को बताए हुए हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो गई हैं, वो उस समय विदेश मंत्री थी, उनको भी इस बात की सूचना नहीं थी और एक बैग हवाई जहाज पहुंच गया पाकिस्तान मोदी जी का और वो उनके मां को शाल दिए और कुछ जलेबी खाए, कुछ लड्डू खाए। और वो उसमें एक बात बड़ी चर्चा में आई थी कि उस हवाई जहाज में उनका एक उद्योगपति मित्र भी था, वो और कोई नहीं था, वो गौतम अडानी साहब थे जो इस डील को पक्का करने के लिए लगातार पाकिस्तान के साथ बार्गेनिंग कर रहे थे। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक सुधार का पैकेज घोषित किया गया है हमारी वित्त मंत्री द्वारा, उसमें 90,000 करोड़ रुपया उन्होंने डिस्कॉम बिजली कंपनियों को दिया है। इसका सीधा फायदा जानते हैं, इसका सीधा फायदा और किसी को नहीं, गौतम अडानी साहब को होने जा रहा है। तो यह अडानी के लिए, अंबानी के लिए, मैं एक और उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। गुजरात का मैंने सर्च किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। टोरेंट पावर का जो मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप है उस मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप में गुजरात पावर कारपोरेशन के जो एमडी हैं, दैट इज आईएएस पर्सन, वो उस मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड का मेंबर है। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड का मेंबर कोई आईएएस और विद्युत माने विद्युत विभाग का एमडी उसका मेंबर हो जाए। इट इज ए वायलेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस रूल्स। मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं। और आज जब कोरोना महामारी का संकट है, उस समय जब पूरा देश इस संकट से गुजर रहा है, मैं तो देख रहा हूं जिनके लिए आप फूलमाला फहरा रहे हैं हवाई जहाज से, सेना का बैंड बजवा रहे हैं, वो कोरोना योद्धा हैं कौन? वो कोरोना योद्धा में आंगनबाड़ी आशा, पुलिस। अब आज मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, 3 हमारे जीआरपी के सिपाही आज लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव निकले, कल 2 सिपाही कोरोना पॉजिटिव निकले। ये बेचारे सिपाही हैं कौन? दिल्ली में आज एक मृत्यु हुई है, आईपीएस को कोरोना, दिल्ली में तो 2 आईपीएस को कोरोना निकल गया। ये कौन लोग हैं भाई? ये किसान के बेटे हैं जो अपनी पेट के लिए नौकरी में पुलिस की गए हैं।
आप उनको कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दे रहे, आप उनको मास्क ग्लव्स तक नहीं दे रहे, आपने मौत के मुंह में उनको ढकेल दिया कि जाओ मरो तुम। आप बताइए, जिस समय 500 की संख्या थी, रेलवे की कैपेसिटी 3 करोड़ लोगों को पर डे ले जाने की है, अगर मोदी जी और उनकी सरकार में ईमानदारी होती तो 10 दिन में 4 घंटे के लॉकडाउन के बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि चलिए आपका सनक भरा फैसला था 4 घंटे का लॉकडाउन, आप उस समय भी चाहते तो 10 दिन में मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में आप जो प्रवासी मजदूर थे ट्रेनें चला के उनको भेज सकते थे। बिल्कुल 30 करोड़ लोगों को आप भेज सकते थे। बिल्कुल। उस समय आपने नहीं किया, और आज जब 1.5 लाख के ऊपर संख्या चली गई कोरोना पीड़ितों की, तो आप पूरे देश में लॉकडाउन खोल रहे हैं। आप बताइए, दुनिया में शायद ही आपने ऐसा कोई देश देखा होगा। ये आरएसएस और बीजेपी के विद्वान लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गौर करें कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हो और वो देश लॉकडाउन खोल रहा हो। ये यूनिक है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी कहते हैं कि पहली बार, सही बात है, पहली बार ही इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय आपकी सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है, दूसरी कोई सरकार इस तरह का निर्णय नहीं ले सकती। न 4 घंटे में लॉकडाउन करने का, और न जब कोरोना बढ़ रहा हो तब लॉकडाउन खोलने का। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने आम आदमी को मौत के मुंह में झोंक दिया। वो जिंदा रहे तो रहे, मरे तो मरे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा फ्रंट लाइन वर्कर कौन है? वो हमारे बिजली कर्मचारी भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। यस। 24-24 घंटे वो बिजली आपको निर्बाध गति से सप्लाई कर रहे हैं। जिस दिन आपने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया कि हम इतने समय के लिए पूरी लाइट बिजली बंद कर दें, उस दिन आप जानते हैं, मैं नहीं कह रहा, इस देश के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन हो सकता है, ग्रिड फेल हो सकती है। ऐसे समय में कंट्रोल रूम में बैठ के ग्रिड को बचाने की जवाबदेही अगर किसी ने उठाई तो वो हमारे बिजली के साथी थे। आपने उन योद्धाओं का आप सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? आपने इस कोरोना महामारी के दौरान, आज मैंने अभी पीएम का ट्वीट देखा है, कल उन्होंने रिव्यू किया है कि टैरिफ रेट और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया है, और ही इज कमिटेड कि हम इसको किसी भी हाल में लागू करेंगे। ये टैरिफ रेट क्या है साहब? यह भी आपको बता दूं, टैरिफ रेट है कि पीक आवर के हिसाब से बिजली का रेट तय होगा। अब आप सोचें कि बिजली का 8 बजे से 10 बजे तक एक रेट होगा, 10 बजे के बाद दूसरा होगा। माने जिस समय डिमांड ज्यादा हो जाएगी उस समय बिजली का रेट 20-25 रुपए पर यूनिट तक जा सकता है। यह हालत है। और जबकि इन्होंने ही एक आदेश और किया हुआ है कि 25 साल पुराने हमारे जो थर्मल पावर स्टेशन है पब्लिक सेक्टर के, उनको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अमलिंदु भाई, क्योंकि जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो अनपरा तापीय परियोजना है ए और बी, वो आज की भी तारीख में 2 रुपए से कम में बिजली उत्पादित करती है, और उसका पीएलएफ 90% से ज्यादा होता है। आप कर क्या रहे हैं? अपने कारपोरेट मित्रों को खुश करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए आप हमारे पावर सेक्टर में थर्मल बैकिंग करा रहे हैं। और ये थर्मल बैकिंग सिर्फ योगी जी की सरकार में नहीं हो रही है, अखिलेश जी की सरकार में भी ये थर्मल बैकिंग हो रही थी। थर्मल बैकिंग का मतलब कि आप उत्पादन मत करिए, आपको हम तनख्वाह देंगे। मैंने आपको उदाहरण बताया था एनटीसी बीआईसी का। जी हाँ, जी हाँ, जी।
के साथ भी वही काम हो रहा है कि बिजली का जो क्षेत्र है इसके भी कर्मचारियों को कहा जाएगा कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारी सर्विस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारा जो भी मामला है वो हम तुमको पूरी तनख्वाह देते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं बिजली कर्मचारियों से कि सावधान रहिए, वो हो सकता है 10-5 साल आपसे उत्पादन न करा के, वितरण न करा के, आरेषण न करा के आपको तनख्वाह देते रहें, लेकिन यह गांठ बांध लीजिए, मेरे जीवन का अनुभव है एनटीसी, बीआईसी और उत्तर प्रदेश की अन्य मिलों का, वो एक दिन आएगा जब आप सबको वीआरएस दे देंगे और नौकरी से निकाल के बाहर कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये कौन सी नीति है, कौन सा अर्थशास्त्र है भाई, कि 2 रुपए की यूनिट की बिजली को आप थर्मल बैक करा दीजिए और 17 रुपए 18 रुपए अंबानी से, बजाज से, अडानी से आप बिजली खरीदिए और कहते क्या है कि साहब हमारे सामने मजबूरी है कि हमने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है, हमें तो बिजली खरीदनी पड़ेगी। अरे ऐसा एग्रीमेंट आपने किया क्यों? आप कह रहे हैं हमको घाटा है। अरे घाटा क्यों है? घाटा ही आपकी नीतियों की देन है जी। जो आप अडानी से, अंबानी से, बजाज से आप जो बिजली खरीद रहे हैं 17, 18, 19 रुपए में पर यूनिट, उसकी देन है ये घाटा। आज मैं आपको बताऊं, आप सचिवालय चले जाइए, 47 डिग्री टेम्परेचर है लखनऊ का, लेकिन आप सचिवालय चले जाएंगे तो आपको लगेगा हिमालय पे आ गए आप। एक एक अधिकारी के कमरे में 3-3 एसी लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर बिजली का कहीं है, कहीं आप देखना चाहते हैं उदाहरण, तो दूर की बात नहीं करता, सचिवालय आप टहल आइए, विधानसभा टहल आइए, आपको पता लग जाएगा। इस 47 डिग्री में आपको अगर हिमालय का और बर्फ का और ठंडी का आनंद लेना हो तो उसके लिए आपको नैनीताल नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको हिमालय में की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके लिए पर्याप्त है सचिवालय घूम लेना जी। 27 लाख करोड़ रुपया बकाया है सरकारी विभागों का बिजली विभाग पर। अगर सिर्फ वह पैसा सरकार दे दे तो बिजली क्षेत्र का घाटा एक हद तक खत्म हो जाएगा। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप लेकिन नहीं, आप इसको नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि किसी भी हालत में आप बिजली का निजीकरण करें, उसकी बर्बादी करें। तो हम वर्कर्स फ्रंट की तरफ से और हमने किसान संगठनों की जो राष्ट्रीय समिति है जिसमें 200 से ज्यादा किसान संगठन है, हमने अखिलेश प्रताप सिंह जी से जो राष्ट्रीय लीडर हैं जन आंदोलन के, उन सब से हमने निवेदन किया है कि 1 जून का यह जो विरोध प्रदर्शन है इसका समर्थन करें और वर्कर्स फ्रंट की तरफ से तो हम इसका पुरजोर समर्थन करेंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह जो आंदोलन बिजली कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया है, यह आंदोलन दरअसल एक सत्ता से टकराएगा जी। और अगर सरेंडर करता है तो बहुत दुखद होगा मेरे लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि यह जनता के हित के लिए बिजली कर्मचारियों का आंदोलन है और जनता को इसके पक्ष में लामबंद करने के लिए हम लोगों से जो भी संभव होगा वह हम करेंगे। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमको आरएसएस, बीजेपी इनका विरोध नहीं करना चाहिए, हमको सरकार कहना चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से दोहरा रहा हूं कि सरकार अमूर्त नहीं है। एनरॉन पे समझौता और किसी ने नहीं, आरएसएस बीजेपी की सरकार ने किया था। बिजली बोर्ड का बाइफरकेशन और किसी ने नहीं, आरएसएस बीजेपी की सरकार ने किया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो उन सारे दलों की आलोचना कर रहा हूं, जैसे मुलायम सिंह जी ने टोरेंटो को बेचा, अखिलेश जी ने थर्मल बैकिंग करवाई, मायावती जी ने अनपरा सी को बेचा। लेकिन आज मौजूदा वक्त में कोरोना महामारी के इस काल में जो कोरोना योद्धा आपके लिए दिन रात लगा हुआ है इस देश को बचाने और हम आप सब के घरों को रोशन करने के लिए, जो अपनी जान की कीमत पे भी, मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़े हमारे मित्र पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, अखिलेश भटनागर साहब अनपरा के,
वो आरएसएस के विचार के करीब हैं और वो उनसे वैचारिक मतभेद भी रहते हैं, लेकिन वो पत्रकारिता के उसूल का पालन करते हैं और उसमें वो अपने कलम में कभी मैंने उनको जीवन में नहीं देखा कि उन्होंने कोई पक्ष को नकारा हो। अगर विरोधी विचार है तो उसको भी उन्होंने अपने अखबार में जगह दी है। एक दिन वो मुझे बताने लगे कि आंधी आई थी सोनभद्र में, अभी इसी कोरोना काल की बात बता रहा हूं आपको, 15-20 दिन पहले की, और पूरे अनपरा के खंबे उखड़ गए। बिजली विभाग के लड़के जो संविदा मजदूर हैं वो जाके पोल बना रहे थे, तो कहे कि मैं गया उन लोगों के पास, मैं अपने दफ्तर से निकला और बाहर जाके देखा तो वो सब खड़े हुए थे और मैंने उन लोगों को देखा तो देखा कि न कोई किसी के पास ग्लव्स है न मास्क है और सुरती ठोक के एक दूसरे से वो लोग खा रहे हैं। तो हमने उन लोगों को डांटा कि भाई मास्क वास्क क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा साहब हमको तो मास्क मिला ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से गरीब आदमी खरीद के लगा लेंगे। तो खैर उन्होंने फिर बुलवा के मास्क भी बांटा और कहा कि बेटा कम से कम मास्क लगा के रहो। तो मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं कि एक न्यूनतम 20 रुपए का मास्क आता है, वह मास्क भी न्यूनतम नहीं दिया गया है बिजली कर्मचारियों को, और उस रिस्क को उठाते हुए भी बिजली कर्मचारी आपके लिए काम कर रहे हैं। आप इतना बड़ा कुठाराघात उनके ऊपर कर रहे हैं। यह जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाके आप पूरे बिजली क्षेत्र को निजीकृत कर देंगे, हालत यह होगी कि यह कर्मचारियों की बड़े पैमाने पे छटनी होगी, और यह सिर्फ और सिर्फ एक मित्र के लिए जो आपका दोस्त है गौतम अडानी, उसके लिए मोदी जी यह काम आप कर रहे हैं। आपके ऊपर इस बात का प्रेशर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस और भाजपा की जो सरकारों की नीतियां हैं, अगर आज के समय हम उनका विरोध राजनीतिक तौर पे नहीं करेंगे तो हम क्या पंडित नेहरू का विरोध करेंगे या उनकी समाधि पे जाके काला फीता मानेंगे? ये तो मजाक है साहब। आपकी सरकार चल रही है और आप बायस्ड हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आई एम कमिटेड, हम इसको लागू करेंगे। तो अगर कर्मचारी आंदोलन चल रहा है तो कर्मचारी आंदोलन को मोदी और आरएसएस की भर्त्सना करनी चाहिए, करनी होगी, और इसको एक राजनीतिक प्रतिवाद में परिवर्तित करना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अर्थवादी दायरे में आप आंदोलन नहीं चला सकते, ये युग का परिवर्तन है। ये औद्योगिक पूंजीवाद से वित्तीय पूंजीवाद के युग का परिवर्तन है। इसमें ट्रेड यूनियन इरेलेवेंट हो गई हैं। बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस आने वाले समय में अमलेंदु भाई आप देखिएगा उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। 93% जो श्रम शक्ति है आपकी देश की वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, 7% श्रम शक्ति ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वह ऑर्गेनाइज सेक्टर कॉन्टिन्यूअसली डिसमेंटल्ड होता है। डिफेंस डिसमेंटल किया जा रहा है, कोयला के लिए ऑर्डिनेंस ले आया गया, जो नेशनलाइजेशन है उसको रिवर्स किया जा रहा है। तो ये इस दिशा में सरकार बढ़ रही है। और आरएसएस का हिंदुत्व, आज चूंकि सावरकर साहब की जयंती भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सावरकर साहब का पूरा दर्शन, सावरकर के दो रूप थे, एक काला पानी जाने से पहले के सावरकर जो क्रांतिकारी सावरकर हैं, जो 1857 पर लिखते हैं और उसके पक्ष में लिखते हैं, और दूसरा काले पानी में माफी मांगकर बाहर आने वाले सावरकर। यह अंग्रेजों की दलाली के लिए काम करने वाले सावरकर, पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत लाने वाले सावरकर 1923 में, 1938 से भारत पाकिस्तान बनवाने का अभियान चलाने वाले सावरकर, यह दूसरा चरित्र है सावरकर का। और यह सावरकर अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे हिंदू महासभा बना के, आरएसएस के पार्ट नहीं थे। आरएसएस, मुंजे साहब गए थे इटली, मुसोलिनी से सीख के आए थे, नीचे की विचार सीख के आए थे, और हेगडेवार साहब के साथ मिलकर उन्होंने आरएसएस चलाया था। और बाद में सावरकर की हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों लोग 1938 के बाद साथ साथ काम किए। तो मैं, जिन्ना ने तो बहुत बाद में द्विराष्ट्र का सिद्धांत अपनाया, उसके पहले ही इस सिद्धांत को लाने वाले सावरकर थे, और ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की मदद के।
और आज जो उनके वारिसान हैं वो वारिसान अमेरिका की दलाली में लगे, बड़े बड़े पूंजी घरानों की दलाली में लगे। जैसे कांग्रेस ने धीरू भाई अंबानी को इस एशिया का, उनके पुत्र को आज एशिया के सबसे बड़े वो पूंजीपति बन गए, तो यह कांग्रेस की देन थी। ऐसे ही गौतम अडानी का बढ़ता हुआ साम्राज्य मोदी जी की देन है। तो इसलिए पिन पॉइंटेड इस पर हमला करना और एक राजनीतिक प्रतिवाद दर्ज कराना, सिर्फ आप गेट पे खड़े होके नारेबाजी कर देंगे, काला फीता बना देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जनता के बीच में जाना होगा। अगर आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, बिजली कर्मचारी इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो उनको जनता के बीच में जाना होगा, उसको बताना होगा। उन सारी एजेंसीज के साथ जो जनता से कनेक्टेड हैं, उनके साथ जो सहमना लोग हैं, उनके साथ आपको एकता बनानी होगी और उस एकता के आधार पर आपको एक राजनीतिक आंदोलन बिजली के इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ खड़ा करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इसलिए भी जरूरी है कि सरकार ने अभी, अमलेंदु जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने 2 आदेश निकाले। एक आदेश कार्मिक विभाग ने निकाला और उसमें कार्मिक विभाग ने कहा कि एस्मा लग गया उत्तर प्रदेश में, जबकि किसी भी राज्य कर्मचारी, किसी भी ट्रेड यूनियन, किसी भी बिजली कर्मचारी संगठन, किसी ने भी उत्तर प्रदेश में हड़ताल का कॉल नहीं दिया था। एस्मा कब लगता है? एस्मा तब लगता है जब हड़ताल का कॉल दिया जाए या हड़ताल चल रही हो, तब एस्मा आप लगाते हैं। कोई हड़ताल का कोई नोटिस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक काला फीता बांध के विरोध कर रहे थे राज्य कर्मचारी। यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले दिन मुकुल सिंघल साहब का एक दूसरा आदेश आता है, जो अपर प्रमुख सचिव हैं कार्मिक, उनका आदेश क्या है? वो कहते हैं कि प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन और धरना, यह भी सेवा नियमावली के विरुद्ध माना जाएगा और इस पर भी कार्रवाई होगी। तीसरे दिन फिर एक आदेश आता है उन्हीं कार्मिक विभाग से कि इन दोनों आदेशों के अनुक्रम में यह आदेश दिया जाता है कि जो कर्मचारी इसका वायलेशन करेगा उसके खिलाफ नया जो डिजास्टर एक्ट बना है, उस डिजास्टर एक्ट, और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं उसको और भी कड़ा कर दिया गया है, वो जो नया यूपी का बना है, इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माने अगर एक कर्मचारी काला फीता भी बांध ले, अगर एक कर्मचारी अपने फेसबुक पर भी लिख दे कि भाई मेरा डीए कटौती गलत है, मेरा भत्ता कटौती गलत है, बिजली का निजीकरण गलत है, तो सरकार के आदेश के अनुसार आज यह अधिकार सरकार को मिल गया कि वह उसके खिलाफ 7 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का मुकदमा कर सकती है। आप समझ लीजिए इस दिशा में इस देश की सरकार बढ़ रही है। कल से सवाल शुरू हो रहा है प्रदर्शन का, कि कल सेशन शुरू हो रहा है, ये 1 जून को काला फीता मनाया जाएगा, और अगर काला फीता भी मनाने से सरकार रोकती है तो एक विराट आंदोलन के अलावा आपके पास क्या विकल्प है? आप हमें बताएं। कोई विकल्प नहीं, जनता को गोलबंद करके और बड़ा आंदोलन खड़ा करने के सिवाय क्या विकल्प? जब आपका, मैं आपको 2 कन्वेंशंस बता रहा हूं, और आज संतोष गंगवार जी का बयान है, आप जानते हैं आईएलओ ने भी कॉग्निजेंस लिया है। आईएलओ के 7 कन्वेंशंस, जिसमें 2 कन्वेंशन का मैं जिक्र कर रहा हूं, 1990 30 और 1948। एक है जबरन श्रम कराने का और दूसरा है श्रम संघ को बनाने का। 48 के कन्वेंशन में यह कहा गया है कि श्रमिक संघ का गठन होगा जो अपनी बात उठा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से। इस कन्वेंशन का वायलेशन है ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। आप हमको, भाई हम लड़ रहे हैं,
हम आपके लिए कोरोना के खिलाफ हम युद्ध में हैं, आपके हम किसी सरकारी काम में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे। आप हमको काला फीता भी बांधने से कैसे रोक सकते हैं? कौन सा कानून आपको ये कह रहा है? ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप हमको बोलने भी नहीं देंगे। हालत क्या हो गई? जबरा मारे और रोहू न दे, ये तो यही हालत हो गई। क्या आपका जो मन हो आप करेंगे, और हम अगर प्रतिवाद दर्ज कराना चाहें तो आप हमारा प्रतिवाद भी नहीं सुनेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि एक फांसीवादी कदम है, एक तानाशाहीपूर्ण कदम है, और इसके खिलाफ व्यापक एकता जन राजनीति के लिए समय की मांग है, और इस मांग को कर्मचारी आंदोलन को भी पूरा करना चाहिए। हमने वर्कर फ्रंट का जो गठन किया वह वर्कर फ्रंट कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, यह मजदूरों के राजनीतिक प्रतिवाद का एक मंच है और हम इसके माध्यम से चाहते हैं कि देश के पैमाने पर एक राजनीतिक प्रतिवाद वर्किंग क्लास की तरफ से खड़ा हो। ये नहीं कि ये सरकार रहे वो सरकार, अरे ये सारी सरकारों में आपसी सहमति है। इस बात को कर्मचारी आंदोलन को समझना चाहिए कि इनके बीच में नई इन आर्थिक नीतियों पर, जो वित्तीय पूंजी की आर्थिक नीतियां हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद करने वाली आर्थिक नीतियां हैं, उन आर्थिक नीतियों पर आपसी आम सहमति है। इसलिए आपके पास विकल्प है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आपने दुनिया में राज कायम किया है और सत्ता चलाई है। यह दुनिया के तमाम मुल्कों में उदाहरण है। तो आप बेसहाय नहीं हैं, आप मजबूर नहीं हैं। आप अगर खड़े हो जाएं तो आप राजनीतिक सत्ता के दावेदार हैं, और आपको ऐसी व्यवस्था निर्मित करने के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, देश में छोटे मझोले उद्योगों को बचा सके, देश में खेती किसानी को उन्नत कर सके, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए कर्मचारियों को खड़ा करना होगा, खड़ा होना होगा। यही मेरी अपील है आपके माध्यम से। और मैं फिर अंत में अपनी बात दोहरा दूं कि 1 जून का जो विरोध है उसका पूर्णतया समर्थन करते हुए अमलेंदु जी मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आपने बहुत विस्तार के साथ जो है आज चर्चा की, और ये महत्वपूर्ण मसला है। ये सिर्फ राज्य कर्मचारियों या सिर्फ बिजली कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये देश के संसाधनों से जुड़ा हुआ मसला है, और जिससे सीधे सीधे तौर पे देश की जनता जो है वो आगे जाके पूरी तरह प्रभावित होने जा रही है। तो इसलिए आम नागरिक का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो बिजली कर्मचारी 1 जून का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग उनको नैतिक समर्थन दें, और सरकार को मजबूर किया जाए कि सरकार इस देश के संसाधनों को बेचने से बाज आए। और सरकार जिस तरीके से इस देश के संसाधनों को बेच रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पे इस देश के हित में नहीं है। दिनकर जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और विस्तार से सब कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और दर्शकों आपका भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, और सभी कर्मचारियों से जो हस्तक्षेप में मुझे सुनेंगे, और सभी मजदूरों से और अन्य तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हस्तक्षेप का यह जो लिंक है इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। और हस्तक्षेप एक जन पक्षधर पत्रकारिता को चलाने वाला समूह है। मैं चाहता हूं कि जब मुख्य धारा की मीडिया कारपोरेट के हाथों बिक गई हो और आपकी खबरें वो प्रकाशित न कर रही हो, एक ऐसे समय जब 22 तारीख को ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई और किसी न्यूज चैनल ने अमलेंदु भाई सिंगल लाइन बाई लाइन भी खबर नहीं दिखाई, ऐसे समय में जब मुख्य धारा की मीडिया आपकी बात को नहीं दिखा रही है, ऐसे समय में आप हस्तक्षेप को आर्थिक सहयोग भी करें ताकि हस्तक्षेप बच सके, चल सके, जनता की आवाज बनी रहे, बुलंद होती रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर जी। और हम सहायता का जो है, आप ऑनलाइन सहायता कर सकते हैं हस्तक्षेप की, उसका लिंक हम वीडियो में नीचे दे भी रहे हैं, आप उस पर दे भी सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार पुनः दिनकर जी आपका और हमारे दर्शकों का सबका बहुत बहुत आभार।